Hello students, this is Sunita Layak and you are watching me on Social Scientists। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अ, आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये मैं आपको बता दूं ये क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। तो आपके चैप्टर का नाम है जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें जानने को मिलने वाला है अबाउट यूनिवर्स, अबाउट सोलर सिस्टम और अदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा इस चैप्टर में। तो अम, देखते हैं इस चैप्टर को क्या क्या है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, so if we look at sky in the night, it seems to be filled with tiny shining objects like diamonds. Some are bright and some are dim. They appear to be twinkling. अब क्या होता है कि जब भी आपने रात में देखा होगा स्काई में, नाइट स्काई को जब आपने देखा होगा या अगर आप स्काई वॉचर हैं, आपको स्काईज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, देन आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती होगी जब आप रात में स्काई को देखते हैं एंड द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स। तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है देखना। तो उस टाइम पे भी हम सोचते हैं कि जो स्टार्स है ना वो बिल्कुल लगते हैं जैसे कि किसी ने पूरे स्काई में ना डायमंड्स बिखेर दिए हैं, है ना। कि हम देखते हैं कि शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं हमें, जो स्टार्स होते हैं वो बहुत शाइन करते हैं एकदम डायमंड्स की तरह। और कभी कभी ये क्या होते हैं, कभी कभी हमें ब्राइट दिखते हैं, कभी कभी डिम दिखते हैं, तो हमें लगता है ना कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं कि वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, बट हमें दिखते हैं ऐसे कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। All the objects that we see in the sky are called celestial bodies और heavenly bodies। तो जो भी चीज़ें या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम स्काई में देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या उन्हें हेवनली बॉडीज कहते हैं। ठीक है। स्टार्स, planets, satellites, asteroids, meteoroids, and comets are few examples of celestial bodies। तो अब celestial bodies हम कहेंगे किनको, तो हम stars को कह सकते हैं, हम planets को कह सकते हैं, satellites को कह सकते हैं, asteroids हैं, meteoroids हैं, comets हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं celestial bodies के। ठीक है। तो ये celestial bodies के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases and they have their own heat and light, which they emit in large amount. These are called stars। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि प्लैनेट्स दिख रहे हैं, सन तो है ही, ये सन है। फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स भी दिख रहे होंगे, है ना। ये आपका कमेट हो गया। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे इस लाइन में कहने का मतलब क्या था कि कुछ कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। और वो किससे बने होते हैं, तो हॉट गैसेस से बने होते हैं। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है और वो अपनी हीट एंड लाइट को काफ़ी लार्ज अमाउंट में वो इमिट करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम स्टार्स कहते हैं। ठीक है। जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है उन्हें हम
स्टार्स कहते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो सन होता है, सूरज है, वो भी एक क्या है, स्टार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द celestial bodies that do not emit their own heat and light are called planets। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि अब हमने अभी ये देखा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जो अपनी हीट एंड लाइट इमिट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। अब जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम प्लैनेट्स कहेंगे। ठीक है, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट इमिट देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। The word planet came from Greek word plantai, which means wanderers। ठीक है, अब planet किस शब्द से आया है, किस वर्ड से आया है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड लिया गया है, तो प्लानेटाई। तो प्लानेटाई को लिया गया है और इसी से बनाया गया है प्लैनेट्स को। ठीक है, प्लैनेट वर्ड को बनाया गया है। सो प्लानेटाई का मतलब क्या होता है, वॉन्डरर्स मीन्स अजूबे। ठीक है, वॉन्डरर्स हम किनको कहेंगे, जो जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है, या अजूबे, है ना, कि मतलब कि इनके जैसा और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत कैसे अब इस चीज को एक्सप्लेन करूं, मीन्स कि वांडरर्स मीन्स कि ऐसा फिर आपने कभी नहीं देखा होगा, एकदम सरप्राइज करने वाली चीज। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं हम कितना फैसिनेट होते हैं उनको देखकर, है ना। तो प्लैनेटाई का मतलब होता है वांडरर्स। ठीक है, वे लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, तो हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हमने ये तो जान लिया कि स्टार्स वो होते हैं जो अपना हीट एंड लाइट वो इमिट करते हैं, और सन भी एक स्टार है। तो अभी आप सोचेंगे कि हम रात में तारे देखते हैं, है ना, स्टार्स देखते हैं, तो उनकी हीट हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी हमें सन की हीट महसूस होती है, जितना हम सन की हीट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। या जब सुबह होती है, या जब डे टाइम होता है, तो उस टाइम पे भी हम देखते हैं कि सनलाइट जो होती है इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि मतलब यू नो सारी चीज़ें मीन्स सुबह मतलब कि कहने का मतलब कि सन की जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है विथ कंपैरिजन टू स्टार्स जो हम रात में देखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जैसे कि सुबह सूरज उगता है तो पूरा उजाला फैल जाता है ना, लेकिन ऐसा स्टार्स तो कर नहीं पाते कि रात होती है तो फिर एकदम मतलब जगमगा उठती है। रात होती है तो फिर भी हमें अंधेरा लगता है, स्टार्स के होने के बावजूद भी हमें अंधेरा लगता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है। अब चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सन एज वेल एज स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब जो सन है, ठीक है, जो स्टार्स हैं, दोनों के पास अपनी हीट एंड लाइट है। ठीक है, देन व्हाई वी कांट फील द वार्मथ ऑफ द स्टार्स, फिर हमें स्टार की गर्मी क्यों महसूस नहीं होती। वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स other than sun since they are very far from us। क्यों महसूस नहीं कर पाते हम स्टार्स की हीट को, या उसकी लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती जितनी ज़्यादा सनलाइट हमें ब्राइट लगती है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फार है हमसे। अब ऐसा नहीं है कि सन बिल्कुल ही करीब है हमारे, सन भी बहुत ज़्यादा दूर है, बट सन के मतलब कि हम अगर अपनी दूरी सन से और अपनी दूरी स्टार से, इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें, तो सन के मुकाबले स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसीलिए उनकी हीट एंड लाइट हमें उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती जितना ज़्यादा हम
सन की हीट एंड लाइट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं या उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स which forms particular pattern in the sky are called constellation। अब आप सोचेंगे कि constellation क्या होता है, तो constellation अब क्या होता है ना कि कुछ स्टार्स होते हैं, वो ग्रुप बनाकर एक पैटर्न बना लेते, एक पर्टिकुलर पैटर्न उनका बनता हुआ दिखता है स्काई में। जब आपने कभी कभार देखा होगा स्काई में, अगर आप ने कभी देखा होगा कि एक स्पून टाइप का यू नो पैटर्न बन रहा है। कभी आपने बियर का पैटर्न देखा होगा, कभी कुछ देखा होगा। मीन्स कि क्या होता है कि कुछ स्टार्स होते हैं ग्रुप बनाकर एक पैटर्न बनाते, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं स्काई में, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अर्सा मेजर है, काफी पॉपुलर मीन्स कहेंगे, जिनको आप हर बुक में देख सकते हो या आपको काफी बार पढ़ाया गया होगा, या स्कूल में अगर आपको पढ़ाया जाएगा, या मोस्ट कॉमनली आपने अर्सा मेजर और सप्तऋषि का नाम सुना होगा। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इन्हीं दो कॉन्स्टलेशंस का जिक्र किया गया है। ठीक है, सो अर्सा मेजर को क्या कहते हैं? द बिग बियर। अब बिग बियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बियर के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं अर्सा मेजर, एक मिनट। तो देखिए, ये है आपका बिग बियर। ये देखिए, दिस इज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब आप कहेंगे किसी एंगल से बियर तो लग नहीं रहा, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये बियर का फेस वाला पोर्शन है। ठीक है, उसका जो चेहरा होता है, वो वाला सेक्शन हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये बियर के आगे के दो लेग, हैंड, जो भी आप बोलो, वो है। एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द बियर। ये उसकी बियर की बॉडी हो गई, और ये उसके पीछे के दो लेग। ठीक है, और ये उसका टेल। सो दिस इज द ग्रेट बियर और अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब सप्तऋषि क्या होता है? तो सप्तऋषि में जो होता है ना, सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो तो काउंट करिए, ये जो है आपका, ये है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक, ओके, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ठीक है, तो सप्त ऋषि में 7 स्टार्स होते हैं। थोड़ा मैं इरेज कर दूं, आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया कॉन्स्टलेशन। आरसा मेजर, द बिग पियर, सप्तऋषि ईटीसी आर सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन। ये कुछ वेल नोन कॉन्स्टलेशंस है। आपने इसका नाम सुना होगा, ज़ोडिएक साइन है ना, राशि जिनको हम कहते हैं, वो भी कॉन्स्टलेशन होते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा तुला राशि, या जिनको इंग्लिश में हम लिब्रा भी कहते हैं, है ना। तो उसका जो कॉन्स्टलेशन है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ।
1 second. हाँ, तो मैं लिब्रा आपको बता रही थी, वो कुछ इस तरीके से वो कॉन्स्टेलेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार होता है, यहाँ पे एक स्टार होता है, और यहाँ पे एक स्टार होता है। फिर उसके बाद यहाँ यहाँ भी एक आधे स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिब्रा का पिक्चर। आपको दिख रहा होगा। देखिए, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट जज माई हैंड राइटिंग। ठीक है, हाँ, तो ये आपका लिब्रा का पिक्चर हो गया। ठीक है, तो जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं या जिनको हम राशि कहते हैं, वो भी एक कॉन्स्टलेशन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है द पोल स्टार। अब पोल स्टार क्या होता है? ठीक है, कभी आपने नोटिस किया होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ में नजर आएगा, और वो ना बाकी स्टार से थोड़ा सा ब्राइट नजर आता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में होता है हमारा पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है वो। द पोल स्टार is known to remain in the same position every night in the sky, that is in the north direction. अब जो पोल स्टार होता है वो हमेशा सेम पोजीशन पे ही होता है एवरी नाइट। हर रात वो सेम पोजीशन में ही हमें दिखता है। कहाँ दिखता है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में नजर आता है। ठीक है, दैट्स द रीजन दैट इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही नजर आता है। और मैं आपको बता दूं, आप देखकर ही समझ जाएंगे, कभी आप देखेंगे शाम के वक्त या रात के वक्त, तो वो आपको हमेशा एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही नजर आएगा, और दूसरी बात ये है कि वो आपको बाकी स्टार से काफी ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ स्टार है। ठीक है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड ध्रुव तारा। कभी आपने घर में अपने बड़ों को सुना होगा या आपको किसी टीचर ने बताया होगा, तो उसे हम आम भाषा में ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, इन एंशियंट टाइम पीपल डिटरमाइन डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था? पहले की तरह मतलब पहले आज की तरह इतने सारे एप्स या अलग अलग टूल्स नहीं होते थे जिनसे हम डायरेक्शन का नो करेक्ट डायरेक्शन का हम पता लगा सके, बिल्कुल सटीक डायरेक्शन का हम पता लगा सके। तो ऐसा कोई पहले के टाइम पे होता नहीं था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? नॉर्थ स्टार की हेल्प से ही डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो अब नॉर्थ डायरेक्शन हमें अगर पता चल जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, तो बाकी के 3 डायरेक्शन तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या करते थे कि पोल स्टार को मान के चलते थे। मीन्स पोल स्टार जहाँ पे है या ध्रुव तारा जहाँ पे है वही हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। अब नॉर्थ डायरेक्शन का जो राइट साइड होगा वो हमारा ईस्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट हो जाएगा, या नॉर्थ डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट पीछे वाला डायरेक्शन हमारा साउथ हो जाएगा। तो हमें जहाँ भी जाना है, जैसे इतने किलोमीटर हमें ईस्ट की तरफ जाना है, या इतने किलोमीटर हमें साउथ में जाना है या वेस्ट में जाना है, तो ये कैसे पता चलेगा? अगर हमें
एक डायरेक्शन पता चल जाती है, अगर हमें नॉर्थ पता चल जाती है तो बाकी के 3 डायरेक्शन हमें ऐसे ही पता चल जाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या करते थे एंशियंट टाइम्स में, पहले के ज़माने में लोग यही क्या करते थे कि नॉर्थ स्टार को ढूंढते थे। अब उनको पोल स्टार दिख गया, नॉर्थ स्टार दिख गया, तो बस हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन के हिसाब से फिर हम आगे का रास्ता तय करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि वी कैन फाइंड पोल स्टार। अब कुछ लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता चलता, मीन्स हमें देखकर ही पता चल जाता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो नॉर्थ स्टार होता है या ध्रुव तारा होता है वो बाकी स्टार से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है। बट फिर भी अगर कुछ लोगों को ना पता चले तो फिर कैसे पता लगाएं भाई कि नॉर्थ स्टार कहाँ पे दिखेगा या कैसा होता है। तो जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन होता है ना, उसके मदद से भी हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए पिक्चर में, देखिए ये है हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, आपको दिख रहा है स्पून टाइप का, ठीक है। इसके जो ये दो पॉइंटर स्टार्स है ना, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर स्टार्स, बिकॉज इन दोनों को ही पॉइंट करके हम नॉर्थ स्टार का पता लगाते हैं। तो इन दोनों स्टार्स को हम क्या क्या कहते हैं, पॉइंटर स्टार्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंटर स्टार्स को हम पकड़ेंगे और सीधा देखेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन टाइप का देखेंगे, मीन स्ट्रेट हम देखेंगे तो हमें फिर नॉर्थ स्टार हमारा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ नॉर्थ स्टार, और ये दो पॉइंटर स्टार्स को हम अगर पॉइंट करके देखें तो हमें हमारा नॉर्थ स्टार दिख जाएगा, जैसे ये लड़की देख रही है, देखिए ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का ही आपका पिक्चर है। आप अगर टेक्स्ट बुक खोलकर देखेंगे तो आपको उसमें भी ये पिक्चर नजर आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये जो दीदी है हमारी, वो क्या कर रही है, ये दो पॉइंटर स्टार्स को उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन का ये दो पॉइंटर स्टार्स को उन्होंने देख लिया, और अब इन दोनों को वो चेज करते हुए स्ट्रेट देख रही हैं, और उनको ये हमारा नॉर्थ स्टार मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप नॉर्थ स्टार को ढूंढ सकते हैं, पॉइंटर स्टार्स को पकड़ के, और फिर सीधा देखिए उन दो पॉइंटर स्टार्स को देखते हुए सीधा देखेंगे तो हमें नॉर्थ स्टार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है नॉर्थ स्टार को ढूंढने का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा दी सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर सिस्टम है, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ सन, ठीक है। सोलर आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, सोलर वर्ड का ही हम यूज क्यों करते हैं, तो सन को डिनोट करने के लिए। अब वो सारी फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं इससे भी रिलेटेड, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर के एंड होने पे। जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए, वो सारी चीजें हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए पहले कि सोलर जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, सोलर, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सोलर बोल दिया ना, मीन्स इट इज, देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, एंड स्पेशली व्हेन आई एम ट्राइंग टू राइट विद द हेल्प ऑफ दिस माउस, तो आप बिल्कुल भी मतलब आशा ना रखें कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। So it is, the word solar is related to sun. सोलर मतलब कि सन से रिलेटेड बात करी जा रही है। जैसे आपने सोलर लाइट सुना होगा, है ना, कि सोलर लाइट, अब सोलर लाइट क्या होती है,
तो धूप से चार्ज होती है, सनलाइट के थ्रू वो चार्ज होती है। और फिर जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं रहता या हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर की चली जाती है, तो फिर हम उससे फिर बल्ब्स वगैरह जला सकते हैं या और भी उसके पावर का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे सोलर का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू सन। ठीक है, तो यहाँ पे है द सोलर सिस्टम, अगेन इट इज रिलेटेड टू सन। कैसे रिलेटेड है तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets, moon, satellites and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। तो अब सोलर सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक करी है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मीटेरॉइड्स मैंने लिखी है, बट यहाँ पे होगा मीटेरॉइड्स। ठीक है, METEROIDES। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, वो आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मीटेरॉइड्स लिख दिया है, यहाँ पे मीटेरॉइड्स होगी। अब आपको इन दोनों के बीच का भी मैं डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, कि किन्हें हम मीटेरॉइड्स कहते हैं और किन्हें हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चीज़ें दोनों ही सेम, बट पोजीशन का अंतर हो जाने के वजह से, पोजीशन मीन्स जहाँ ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जो मेटेरॉइड्स होते हैं उनकी पोजीशन अलग होती है, और मेटेरॉइड्स हम किसी और ही, मतलब कि हैं दोनों चीज़ें सेम। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट उनके जगह चेंज हो जाने की वजह से ना थोड़े से वर्ड में वो डिफरेंस आ जाती है। तो वो हम आगे जब मेटेरॉइड्स की चर्चा करेंगे, उस उसके बारे में जब पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है या क्यों मैंने यहाँ पे बताया। बट आप इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा मेटेरॉइड्स। ठीक है, DES, यहाँ TES की जगह पे DES होगा। हाँ, तो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets, मून, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो सन होता है, 8 planets होते हैं, मून होता है, सैटेलाइट्स होते हैं एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होते हैं। वो सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन से होते हैं, तो मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें सोलर सिस्टम में होती हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इसको क्या कहते हैं, कभी कभार हम इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं, विद द सन एज इट हेड, सॉरी एज इट्स हेड। क्योंकि इस सोलर फैमिली का हेड किसको कहा जाता है, तो सन को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर के हेड कौन होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, या फिर हमारे फादर होते हैं। तो वैसे ही जो सोलर फैमिली है ना, उसके हेड कौन होते हैं, तो सन होते हैं। ठीक है, इसीलिए ही इस फैमिली का नाम क्या रखा गया है, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें होती है, सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स होते हैं। साथ में जिसका हेड होते हैं वो कौन होता है, सन होता है। तो इसीलिए हम इसे सोलर फैमिली भी कहते हैं कभी कभार, या फिर अपने ज्योग्राफिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो हम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आइए सोलर सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं उसका पिक्चर। तो ये है, देखिए हमारा सन, ये है हमारा सन, ये है हमारा फर्स्ट प्लैनेट सन से, वो है मर्क्यूरी।
ये हमारा वेनस, अर्थ। अर्थ के पास आपको एक छोटा सा पॉइंट सा नजर आ रहा होगा, ये है हमारा मून जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और ये जो मून है हमारे छोटे से, वो इस प्लैनेट अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मार्स आता है। मार्स के बाद एक बड़ा सा एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। ठीक है। अब आप पूछेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है या एस्टेरॉयड क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए समझिए कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में आ जाता है। फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और यहाँ है हमारे प्लूटो भाई साहब। ठीक है। ये है हमारे कॉमेट्स जो इधर उधर सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। चलिए हम कॉमेट्स भी देखेंगे बाद में। तो आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। तो हम शुरुआत ही हमारे हेड से करते हैं। ठीक है। हमारे घर पे कोई आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जब हम अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हेड से स्टार्ट करते हैं कि मीट माय ग्रैंडफादर और मीट माय फादर और मीट माय मदर। तो जो भी है, हेड से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हेड है, इस सोलर सिस्टम के जो हेड है वो हमारे सन है। तो उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ जहाँ पे हमने बात की थी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज, और यहाँ पे हमने बात की थी दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, राइट। जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो हॉट गैसेस से बने होते हैं। तो कौन से सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, वो किससे बने होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं। तो यहाँ भी ठीक वही जिक्र किया गया है, वही बातें बोली गई हैं कि सन क्या है। तो सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर पे सन है, और बाकी सारी चीजें सन का ही चक्कर लगा रही है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये किससे बना है, तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम से वो बना हुआ है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के लिए ना यही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, लाइक प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, फिर भी हम उनको कैसे देख सकते हैं, तो इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि ये सन है। सन की जो हीट एंड लाइट है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे आ तो जाएगा, इतनी ज़्यादा भी ठीक है, थोड़ी बुरी है ड्राइंग बट समझने लायक हो सकती है। तो क्या होता है कि जो सन है ना, ये अपनी लाइट यानी ये सनलाइट जब अदर प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है, ठीक है, ये सोच लीजिए कि प्लैनेट्स हैं, मैं इधर उधर बना रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कहीं भी रैंडमली। प्लैनेट्स हमेशा एक ना उनका एक अलग पाथ होता है। ठीक है। वो उसी पाथ में ही वो घूमते हैं, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर चले जाते हैं या इधर उधर होते हैं। एक सीक्वेंस वाइज वो रहते हैं। उनकी एक अपनी अलग ऑर्बिट होती है, एक पाथ होती है जिन पे वो रिवॉल्व करते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये बताया कि समझ लीजिए कि ये सनलाइट है, और इस सनलाइट ये सन है, और सनलाइट जो है ना वो प्लैनेट्स पे पड़ रही है। ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक होके जब उनकी वो लाइट जब हमारे आंखों पे पड़ती है तो फिर हम वो प्लैनेट नजर आता है। ठीक है। ये सोच लीजिए हम है
तो ये फिर प्लैनेट क्या होता है कि वो जब रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो रिफ्लेक्ट बैक होके जब लाइट हमारे पास आती है तो हमें वो प्लैनेट दिखता है। कुछ दिन पहले ही दो प्लैनेट्स के दिखने की बात हुई थी। आई थिंक सैटर्न या कुछ ऐसा ही कुछ प्लैनेट था जिसके कुछ दिन पहले ही देखने की बात की गई थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, बट कहा गया था कि वो ना एक मतलब काफी ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लैनेट था जिसके देखने की बात की गई थी। कुछ दिन पहले की ही बात है। ठीक है, तो कभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो कभी कभार हमें दूसरे प्लैनेट्स भी अर्थ में अर्थ से ही दिख जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि छोड़िए उस बात को जाने दीजिए। कभी कौन सा प्लैनेट दिखा, टेलीस्कोप के माध्यम से भी आप प्लैनेट्स को देख सकते हैं, राइट। ये तो आपने सुना ही होगा। तो अब टेलीस्कोप से हमें प्लैनेट कैसे दिखेंगे? तो जरूर ही प्लैनेट्स पे सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वही बाउंस बैक होके जब हमें दिखती हैं तो हमें वो प्लैनेट नजर आता है। तो कह सकते हैं कि जो सन है ना, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पुलिंग force which binds the solar system. That's the reason why all the planets of solar system revolve on its own orbit. अब देखिए, यहाँ पे आती है बात। सूरज क्या करता है, सन क्या करता है कि वो ना बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनको बाइंड करके रखता है। ठीक है, उनको बांध कर रखता है। बांध कर रखता है इन द सेंस कि वो हमेशा अपने एक पर्टिकुलर पाथ उनका असाइन किया हुआ है, वो उसी पाथ पे ही रिवॉल्व करेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि, या आप अपनी एनसीईआरटी बुक को जब देखेंगे तो उसमें भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सोलर सिस्टम की आपको पिक्चर दिख जाएगी, और वो देख के भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ऑर्बिट नजर आ रहा होगा, राइट। ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये है ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट। तो इसी ऑर्बिट पे ही हर एक प्लैनेट का अपना अलग ऑर्बिट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के भी ऑर्बिट में एंटर कर रहा है और घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक प्लैनेट के पास अपनी एक अलग ऑर्बिट होती है और वो उसी में रिवॉल्व करता है। या आप मून की भी बात कर ले तो मून का भी एक ऑर्बिट है, और वो उसी ऑर्बिट में ही रहकर वो धरती के चक्कर लगाता है, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। तो सन क्या करता है, अपने पुलिंग फोर्स से वो सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है कि कोई भी इधर उधर ना जा सके। ठीक है, और उनकी एक मतलब अलग ऑर्बिट होती है हर एक प्लैनेट की, और वो उसी ऑर्बिट में ही वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ अर्थ येट वेरी फार फ्रॉम अस। अभी हमने कुछ देर पहले हम जब स्टार और सन के बीच में जो कंपैरिजन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि स्टार के गर्मी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और सन हमारे थोड़ा करीब होता है। करीब होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करीब है तो वो हमारे पड़ोस में रहता है या हमारे बगल वाले घर में रहता है सन, ऐसी बात नहीं है। सन भी हमसे बहुत ज्यादा दूर है, येट इट इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। अब वो क्लोजेस्ट स्टार तो है बट वो काफी ज्यादा दूर है। तो कितना दूर है? तो इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कितना ज्यादा दूर है? तो वो
150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे, इतना किलोमीटर वो हमसे दूर है। ठीक है, अब आते हैं प्लैनेट्स पे। अब देखते हैं प्लैनेट्स को। यहाँ पे आपको एक सोलर सिस्टम की बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर नजर, यहाँ आपको सोलर सिस्टम की बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर नजर आ रही है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ कि आपको दिखेगा। देखिए, तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, सन से इनकी दूरी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सन के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? ये है हमारा फर्स्ट प्लैनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, टेक्स्ट पे आ जाता है। देयर आर 8 planets इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 planets हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनकी अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, सन से इनकी दूरी के हिसाब से अगर हम इनकी रैंकिंग करें, तो सबसे ज्यादा सन के करीब कौन है? तो मर्क्यूरी। ये जो हमारा फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ना प्लैनेट, तो वो कौन सा है? मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी के बाद कौन सा आता है? वेनस। मर्क्यूरी के बाद ये सेकंड प्लैनेट है, वेनस। वेनस के बाद आता है अर्थ, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट में आपको ये अर्थ नजर आ रहा होगा। अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स के बाद है हमारा जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस। और यूरेनस के बाद सबसे आखिरी प्लैनेट नेपच्यून। ठीक है, all planets revolve around the sun in fixed path called orbit। अब जो हर एक जो प्लैनेट होता है, वो किस पे रिवॉल्व करता है? तो वो एक डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व करता है। आपको व्हाइट कलर के बैंड नजर आ रहे होंगे, है ना, पतले पतले। तो ये है ऑर्बिट। ये हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट होता है, वो उसी ऑर्बिट में वो घूमते हैं। while the satellites revolve around the planets। अब ये जो प्लैनेट्स है वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो किसे, मतलब कि सोचिए कि अगर हमने जुपिटर पे सैटेलाइट भेजा है, तो सैटेलाइट क्या करेगा? जुपिटर के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, उसके चक्कर लगाएगा, जुपिटर के चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, और जो हमारी ये सैटेलाइट्स है वो किसी प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, the planets revolve around the sun as well as they also rotate on their own axis। अब जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही हैं, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं। सपोज कि मानिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, तो यहाँ एक पिक्चर अच्छी सी ड्रॉ करते हैं। अच्छी मतलब कि समझ जाइए मैं कितनी अच्छी पिक्चर ड्रॉ करूँगी, फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है, सपोज कि ये सन है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ अ नाइस सन, मतलब आपको देख के लगे कि हाँ सन है। तो आप कहेंगे क्या आप तो मतलब वो वन क्लास की ड्राइंग करने बैठ गई।
आई थॉट कि मतलब थोड़ा आपको लगे देख के कि हम सन बना रहे हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, अब फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सोचिए कि हमारा सन है, एक हम पाथ बना लेते हैं जिस पे हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करेगा। ओहो, अच्छा देखिए वो तो मतलब उस स्ट्रीम पे चला गया, एक इधर ही रह गया। थोड़ा इसको मैचअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सोचिए कि ये हमारा वो पाथ है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अभी हम बिठा देते हैं हमारा एक कोई प्लैनेट। सोचिए कि हम अर्थ को बिठा देते हैं, तो ब्लू कलर से हम अर्थ को डिनोट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो अर्थ है एक प्लैनेट है। ठीक है, तो वो सूरज के गोल गोल चक्कर तो लगा रहा है। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए वो सूरज के अराउंड तो घूम रहा है, सन के अराउंड तो घूम रहा है, लेकिन ये अपने एक्सिस पे भी वो ना रोटेट कर रहा है। ठीक है, गोल 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 घूम रहा है, मतलब अपनी ही जगह पे। हम बचपन में घूमा करते थे ना, जिससे कि हम खेलते हैं, अभी भी आप लोग अगर खेलते होंगे फ्रेंड्स के साथ तो क्या करते हैं, हम एक ही जगह पे खड़े होके ना गोल 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 घूमते हैं। तो वो मोशन भी होता है प्लैनेट के साथ। ठीक है, वो अपने एक जगह पे भी घूमता है गोल गोल, और वो ऐसे ही गोल 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 स्पिन करते हुए आ, फिर वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। मीन्स दो तरीके की मोशन होते हैं साइमल्टेनियसली। वो एक तो अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, साथ में वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, तो सिमल्टेनियसली दो मोशंस एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो जब आगे आपको अर्थ और उसके मोशन के बारे में पढ़ना होगा तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं बात करते, अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। इसको थोड़ा सा zoom out कर लेती हूँ। हाँ हाँ, so the planets revolve around the sun as well as they also rotate on their own axis। ये तो समझ गए कि वो जो planets होते हैं वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस पे वो रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टिल अगस्त 2006 Pluto was also a planet, but in a meeting of the International Astronomical Union, it was decided to call it as dwarf planet, like other celestial bodies such as Ceres. अब क्या है कि अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो को भी नाइन्थ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था, या इसको भी एक प्लैनेट ही कहा जाता था। ठीक है, बट क्या हुआ, अगस्त 2006 के बाद इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इस टाइम पे एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक मीटिंग हुई जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि आज से अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं कहेंगे, अब उसको क्या कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। ठीक है, एक ड्वार्फ प्लैनेट और है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है सेरेस। ठीक है, तो इसी की तरह हम प्लूटो को भी आज से क्या कंसीडर करेंगे, तो ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करेंगे। अब उसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे। ठीक है, बिकॉज वो है ना, वो एक प्लैनेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक को वो फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए सबने मीटिंग रखी और ये डिसाइड किया कि अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। हाँ, नेक्स्ट है, Jupiter, Saturn, and Uranus have rings
which are belts of small debris around them. अब आपने देखा होगा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास ना रिंग्स होते हैं। आपको इस पिक्चर में ना हल्के हल्के से नजर आ रहे होंगे। ये हमारा जुपिटर है और इसके अराउंड आपको एक पतली सी रिंग नजर आ रही होगी, है ना। उतना ज्यादा विजिबल नहीं है बट ठीक है, आपको दिख जाएगा, उस टाइप का है। तो जो यूरे सॉरी जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेन सैटर्न का तो मतलब बिल्कुल ही विजिबल होता है, उसके पास काफी मोटी बैंड की कह सकते हैं उसकी रिंग होती है, तो आसानी से विजिबल हो जाता है। कभी कभार जुपिटर का नजर नहीं आता है बट होता जरूर है, एक पतली सी भी हो रिंग बेल्ट उसके आसपास होती है। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस इन सब के पास अपनी बेल्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इनर प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स विच आर इनसाइड एस्टेरॉयड बेल्ट also called terrestrial planets. These are Mercury, Venus, Earth, Mars. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं और आउटर प्लैनेट को भी देख लेते हैं क्या है। आउटर प्लैनेट, द प्लैनेट्स बियॉन्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, these are gaseous planets, these are called Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. चलिए अब आते हैं फिगर पे। देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। ये आ गया हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे एस्टेरॉयड का अबंडेंस होता है, यहीं पे हमारे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। तो ये हो गया एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स होते हैं, लैंड मास होता है। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, वो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, वो गैस से बने होते हैं। जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो ये सारी चीज, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं। मीन्स इनर जो प्लैनेट्स होते हैं वो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स भी कहलाते हैं, और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो प्लैनेट्स होते हैं वो गैसियस प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब जो सोलर सिस्टम है उसको याद करने का या मेमोराइज करने का एक नेमोनिक होता है, एक मेथड होता है। वो कौन सा मेथड है, तो आप जस्ट इस लाइन को याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट लेटर है आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे पहले आता है माई पे, माई के एम पे देखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। बहुत ज्यादा बेकार हैंडराइटिंग है मेरी, चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हाँ, तो ये माई के एम से हो जाएगा मर्क्यूरी, वेरी के वी से हो जाएगा वेनस, एफिशिएंट के ई से हो जाएगा अर्थ, और मदर के एम से हो जाएगा मार्स, जस्ट के जे से हो जाएगा जुपिटर, एस सर्व के एस से हो जाएगा सैटर्न, अस के यू से हो जाएगा यूरेनस, नट्स के एन से हो जाएगा नेपच्यून। तो ये है एक तरीका हमारे 8 प्लैनेट्स के नाम याद रखने का।
माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, और इसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर से आप अपने प्लैनेट्स का नाम इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा अर्थ से शुरू होगा, द अर्थ से, तो उसके बाद हम बहुत सारी और चीज़ें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। एंड बाकी के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम पूरे बाकी के जो चैप्टर के कंटेंट्स बच गए हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपको जैसा भी लगा हो, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कितना कुछ समझ में आया या कितना नहीं आया, तो आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स बता सकते हैं। मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको कितना समझ में आया या मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और अगर मुझे कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बिकॉज़ देखिए, जो इवैल्यूएशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, या जो चीज़ें लोग मतलब जो लर्न कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि जो आपको चीज़ें बता रहे हैं या जिनको आप टीचर कहते हैं या कुछ भी कहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है जानना कि आखिर वो जिस तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वैसे आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको जिस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है आपको समझ में आया या नहीं। तो आपके जो फीडबैक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर अभी तक देखकर, और आपको क्या लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, अपने अ, बताने के तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, या अ, मैं जो कंटेंट्स आपके सामने शो कर रही हूँ उसमें कुछ आपको दिक्कत नज़र आ रही है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है, उनके भी काम आ सकती है, तो उनके साथ शेयर भी करिए। और सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि मेरी चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, अगर आपको फर्दर हेल्प कर सकती है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सोशल साइंटिस्ट। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी के सेकंड पार्ट पे बेस्ड होगी, जहाँ पे हम अर्थ से स्टार्ट करेंगे। और फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड एक वीडियो होगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो या आगे के ये सारे प्लान्स हैं मैंने आपको भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप पढ़िए, सेफ रहिए घर पे, एंड या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एज वेल एज योर फैमिली मेम्बर्स। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई बस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैं आप लोगों के सामने ये जो मैंने नोट्स के ज़रिए आपको पढ़ाया है या आपको बताया है, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पीडीएफ को।
और आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार जब नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका, जब नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर की, तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके भी मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप इस चैप्टर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको डाल दूँगी। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, और बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।